तो यहाँ पर इन ऑप्शन से पता लग जाएगा, लेकिन बिना डायरेक्शन के फाइनल आंसर नहीं मिल पाएगा। तो काम क्या बाकी है कि दोनों करंट की वैल्यू फाइंड कर लो, I1 I2 को। I1 I2 को फाइंड करके पुट करके सॉल्व कर लेंगे। और जो भी फॉर्मूला हम काम में लेते हैं उनमें डिस्टेंस हमेशा सेंटर यानी कि एक्सिस ऑफ वाई से काम में लिया जाता है। और जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है कोई भी वायर या लूप, तो डिस्प्लेसमेंट पहले चेक करना पड़ता है, इफेक्टिव लेंथ को देखना होता है। जैसे ही वायर पर नेट फोर्स पता लगा, नेट फोर्स अपॉन मास से एक्सेलरेशन आ जाएगा। बच्चों, आज T20 सीरीज में अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का डिस्कशन करने वाले हैं और उसमें कुछ खास क्वेश्चन की बात हम करेंगे। उन क्वेश्चन के थ्रू इस टॉपिक का एक फास्ट रिवीजन होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है ये BSL पर बेस्ड है, बाइस-सावर्ट लॉ पर बेस्ड है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर मेन जो पार्ट है बाइस-सावर्ट लॉ है, एम्पीयर सर्किट लॉ है, मूविंग चार्ज है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर है, डाइपोल मोमेंट है, एटॉमिक मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक मटेरियल, इनका ही डिस्कशन होता है। तो सबसे पहला अपना जो क्वेश्चन आता है, इसमें यहाँ पर हमें गिवन है कि दो करंट कैरिंग वायर हैं, इनका मिड पॉइंट दिया हुआ है P। इस मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B है, ऐसा क्वेश्चन में हमें पहले मेंशन कर दिया गया है। हमें क्या फाइंड करना है, इस Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। तो Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने से पहले यहाँ जो B हमें बता रखा है उस बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। दोनों करंट कैरिंग वायर के बारे में, लेंथ के बारे में कुछ नहीं दिया जाए तो हम वैसे भी इनफाइनाइट कंसिडर करते हैं, और वैसे देखने से भी यहाँ पता लग रहा है डैश डैश मेंशन कर रखा, मतलब लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है। तो यहाँ पर P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर को सॉल्व करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर है कि हम डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। तो 2I करंट की वजह से हम चेक कर रहे हैं कि P पॉइंट पर डायरेक्शन क्रॉस है, एंड 3I करंट की वजह से डायरेक्शन डॉट मिल रही है। तो यहाँ पर क्रॉस डायरेक्शन है और दूसरा एक डॉट डायरेक्शन है, दोनों करंट की वजह से। अब एक बात और पता लग रही है हमें देखने से कि 2I करंट की वजह से जो फील्ड होगा मिड पॉइंट पर उसकी वैल्यू कम रहेगी कंपेयर टू 3I करंट। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी कि 3I करंट की वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगा, 2I करंट की वजह से यहाँ P पॉइंट पर जो फील्ड होगा, दोनों को माइनस करने से हमें इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। उस फील्ड को B बोला गया है। तो ये काम अभी यहाँ पर हम करने वाले हैं। अगला काम क्या है इसमें कि Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो Q पॉइंट पर जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इस 3 करंट से भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा और 2I करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा। अगेन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को सॉल्व करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट भी है, तो डायरेक्शन फाइंड किया जाए। 3I करंट की वजह से फील्ड अंदर है क्रॉस, 2I करंट की वजह से फील्ड क्रॉस वाला है। दोनों का फील्ड का डायरेक्शन सेम होने की वजह से दोनों वायर का अलग अलग फील्ड फाइंड करके ऐड कर दिया जाएगा। तो इस वायर की वजह से फील्ड यहाँ लिखेंगे, इसका फील्ड यहाँ लिखेंगे, दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। इसका डिस्टेंस यहाँ पर D है और इसका डिस्टेंस यहाँ पर 3D है। तो डिस्टेंस को यूज करते हुए हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लॉन्ग वायर का फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं कि म्यू नॉट I अपॉन 2πd होता है। तो I की जगह 2I 3I काम में लेकर के 16 में करना है। तो शॉर्ट में बात किया गई कि पहले दोनों का फील्ड को माइनस करके उसे B लिखेंगे, फिर दोनों का फील्ड को प्लस करके जो वैल्यू आएगा उसको B की फॉर्म में हमें लिखना है, जैसा कि आगे मेंशन कर रखा है। पहले दोनों का फील्ड को माइनस कर दिया, म्यू नॉट I अपॉन 2πd आया, B के बराबर वैल्यू है। फिर उसके बाद Q पॉइंट पर फील्ड की बात हो रही है, तो 2I करंट का फील्ड का डिस्टेंस हमें 3D पर फाइंड करना और 3I का डिस्टेंस D पर फाइंड करना, दोनों को सम कर दिया। सम करने के बाद वैल्यू मिल रही है हमें L1/3 B के बराबर। तो इस तरह से सेकंड आंसर इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, O वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। ये भी बाइस-सावर्ट लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर जब मैग्नेटिक फील्ड की बात आ रही है, दो तरह का कॉम्बिनेशन है वायर का, स्ट्रेट वायर की फॉर्म में भी है एंड आर्क की फॉर्म में भी है। पहले स्ट्रेट वायर के हिसाब से जब हम बात करते हैं, तो यहाँ जो वायर दे रखा है ये भी एक स्ट्रेट वायर, ये भी एक स्ट्रेट वायर, और वायर को देखने से, डायग्राम देखने से पता लग रहा है हमें कि ये वाला जो वायर है, अगर इसे मैं नंबर 1 कह देता हूं, इस वाले वायर को नंबर 2 बोल दिया जाए, इसको अगर नंबर 3 बोल दिया जाए, तो 3 वायर से मिलकर बना हुआ है। देखने से पता लग रहा है हमें कि 1 एंड 3 दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर है, और 2 वाला जो है वो आर्क की फॉर्म में है। तो ये दोनों तो सेमी इनफाइनाइट है और ये सेमी सर्कल की फॉर्म में है। तो इनका मैग्नेटिक फील्ड तो पता है हमें, सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला आप जानते हैं, म्यू नॉट I अपॉन 4πd होता है। सेमी सर्कल का आप जानते हैं कि म्यू नॉट I अपॉन 2πd के, सॉरी म्यू नॉट I अपॉन 4r होता है सेमी सर्कल का।
तो यहां पर इन ऑप्शन से पता लग जाएगा, लेकिन बिना डायरेक्शन के फाइनल आंसर नहीं मिल पाएगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट काम यहां पर हो जाता है डायरेक्शन को फाइंड करना। तो डायरेक्शन की बात यहां पर हमें करनी होगी। तो यहां पर जो वायर नंबर 2 है और 3 है, दोनों को देखने से पता लग रहा है कि 2 और 3 दोनों का जो प्लेन है ये तो YZ प्लेन है। ये y लिखा हो, Z लिखा हो, तो इसका प्लेन भी YZ है और इसका प्लेन भी YZ है। तो देखने से पता लग रहा है कि अंदर की ओर डायरेक्शन है फील्ड का YZ प्लेन में। YZ प्लेन में डायरेक्शन अंदर होना क्या इंडिकेट करेगा कि ये तो -i की डायरेक्शन है। इसी तरह से इस वाले वायर के बारे में बात करें हम, ये इस वाले वायर नंबर 1 का जो प्लेन है वो है XY प्लेन, और XY प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगेन हम देख रहे हैं कि अंदर की ओर आएगा। तो XY प्लेन में अंदर की ओर डायरेक्शन होने का मीनिंग क्या हुआ, -k। तो जैसे मैंने सिंपली इस डायग्राम के बेसिस पे फिलहाल आपको हिंट दिया है, इसको और अच्छे ढंग से करने के लिए या और अलग वे में सोचने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा दूसरा डायग्राम बना दिया हमने। इस डायग्राम में क्या किया कि इस वाले वायर को जो कि बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर फॉर्म में मेंशन कर दिया कि ये वायर ऐसे है, सीधा एंटर कर रहा है। तो ऐसे होने की वजह से फिर यहाँ पर जब डायरेक्शन फाइंड करेंगे सीधा ऐसे आ जाएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट में थंब रखा, नीचे फील्ड का डायरेक्शन आ गया। ऐसे ही इनकी वजह से ही फाइंड किया हमने। तो कुल मिलाकर के सभी का डायरेक्शन फाइंड करने के बाद पता लग जाता है कि 1 वाले की वजह से -k, 2 वाले की वजह से -i और 3 वाले की वजह से भी -i डायरेक्शन आता है। और 1 और 3 सेमी इनफाइनाइट का वैल्यू है, सेमी इनफाइनाइट वायर है तो वैल्यू पुट करेंगे, और जो 2 वाला है सेमी सर्कल है वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो आंसर मिल जाता हमें इसमें नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन में 2 डायग्राम बता रखे हैं, दोनों में सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की बात की जा रही है। तो सेंटर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, पहले डायग्राम की बात जरा की जाए तो पहले डायग्राम में ये स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर, दोनों स्ट्रेट वायर की वजह से P वाले पॉइंट पर फील्ड 0 आ जाएगा। अब बचा क्या, एक सेमी सर्कल ऊपर है, एक सेमी सर्कल नीचे है। अब यहां पर इन दोनों के वायर के बारे में कुछ नहीं बोला, न कोई रेजिस्टेंस दिया गया है, तो हमें यह कंसिडर करना होता है कि दोनों वायर एक जैसे ही हैं और इनके लेंथ बराबर है। डेफिनेटली इनका रेजिस्टेंस सेम होगा और करंट का डिवीजन इक्वल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के हिसाब से बात करें, इसका फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस वाला होगा और इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर डॉट आएगा। तो एक का डॉट भी है और एक का क्रॉस भी है, इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट वाले डायग्राम में P वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आना है, ये कंफर्म है, जैसा कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों में दे रखा है यहाँ पर। अब जरा सेकंड के बारे में सोचें हम। सेकंड में क्या दिया कि ये स्ट्रेट वायर का तो 0 हो ही जाएगा, अगला स्ट्रेट वायर का भी 0 हो जाए, लेकिन जो आर्क है ये अलग अलग, इन दोनों आर्क के अकॉर्डिंग थिंक किया जाए। यहां पर इसमें ये जो आर्क दिया ऊपर वाला, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम दे दिया गया है और नीचे वाले आर्क का रेजिस्टेंस 1 ओम दिया है। सेम लेंथ होते हुए भी रेजिस्टेंस का अलग अलग होना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि दोनों में कुछ तो डिफरेंस है वायर में, या तो मटेरियल इनका अलग अलग है या इनका वायर का थिकनेस अलग अलग है। कुल मिला के ये यूनिफॉर्म वायर नहीं है ये वाला जिससे ये बना रखा है, इसलिए डायरेक्ट इसमें 0 नहीं कह सकते। यहाँ यूनिफॉर्म वायर होने की वजह से सीधा हम 0 कह पाते हैं। अब वहां पर क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा हमें। सॉल्व करने के लिए इसका तो कही दिया हमने, दोनों की वजह से 0 आ रहा है। सपोज इसमें करंट को हमने I1 कंसिडर कर लिया है, इसमें करंट को I2 कंसिडर कर लिया है। तो काम क्या करना है, इस आर्क की वजह से भी फील्ड को फाइंड करना पड़ेगा। आर्क का फॉर्मूला जानते हैं, μ0I/4R। दूसरे आर्क का भी फॉर्मूला तो वही है, लेकिन करंट अलग अलग है, I1 I2 काम में लेनी पड़ेगी। तो काम क्या बाकी है कि दोनों करंट की वैल्यू फाइंड कर लो, I1 I2 को फाइंड करके पुट करके सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, सॉल्व में क्या करना, प्लस करना है माइनस करना है? डेफिनेटली वापस वही बात आ रही है कि इसकी वजह से फील्ड क्रॉस वाला है, इसकी वजह से फील्ड डॉट वाला है, दोनों का फील्ड को माइनस करना पड़ेगा। एक बात और, माइनस तो करना, लेकिन किस में से किसको माइनस करें, बड़ा फील्ड में से छोटे फील्ड को माइनस करना है। अब बड़ा फील्ड किसका होगा, जिसमें करंट ज्यादा होगी। करंट ज्यादा किसकी होगी, जहां रेजिस्टेंस कम है वहां करंट ज्यादा रहेगी। तो I2 का वैल्यू ज्यादा होगा I1 से, तो B2 का वैल्यू ज्यादा होगा B1 से। B2 वाले फील्ड में से B1 को माइनस करना पड़ेगा, जैसा कि आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अब B2 में से B1 को माइनस करेंगे ना, तो इस वाले का जो फील्ड, इसको B2 बोल रहे हैं, अगर लिखूं मैं, जैसा आगे थोड़ी देर में बताने वाला हूं भी, μ0I2/4R बनेगा और इसका क्या हो जाएगा, μ0I1/4R। दोनों को माइनस करना है। देखिए जरा आगे, पहले इसका सॉल्यूशन यहां पर है कि टोटल फील्ड 0 मिल रहा है P पॉइंट पर, जो मैं समझा चुका हूं आपको।
इसके अलावा सेकंड वाले में ये सॉल्यूशन की बात आ रही है कि यहाँ पर पहले दोनों करंट I1 I2 को फाइंड किया गया है रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो डिवीजन के हिसाब से, जैसा कि करंट चैप्टर में भी आप ये काम करते हैं। तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस जो दिया गया था उसके हिसाब से अगर बात करें अपन, ऊपर का रेजिस्टेंस 2 ओम है और नीचे वाले का रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो दोनों पार्ट 1 और 2 के हिसाब से मेंशन कर रहे हैं कि दोनों में करंट फाइंड किया गया। रेजिस्टेंस यहाँ पर जो दे रखा है 2:1 में है, तो इनवर्स रेशियो 1:2 हो जाएगा। और इनवर्स रेशियो के हिसाब से जब करंट फाइंड कर रहे हैं I1 I2 का वैल्यू, तो I2 का वैल्यू बड़ा आ रहा है। I2 का वैल्यू बड़ा है तो बड़े में से छोटा फील्ड को माइनस कर देंगे अपन। तो यहाँ पर B2 का वैल्यू बड़ा होगा और B1 में से माइनस किया जाएगा। B2 माइनस B1 करना, B2 का वैल्यू B1 का वैल्यू पुट किया और सॉल्व करने पर आंसर मिल जाता है हमें। इसलिए अच्छा यहाँ पर डॉट आया है, डॉट आने की वजह क्या? क्योंकि जो बड़ा वाला फील्ड है उसके अकॉर्डिंग तो फाइनल डायरेक्शन आएगी, और B2 बड़ा है, B2 का डायरेक्शन डॉट है, इसलिए डॉट डायरेक्शन यहाँ पर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल पर बेस्ड है। एक्सेल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इसमें बात की जा रही है। बोला गया है कि मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि बी ही बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस आर एट इट्स सेंटर इज B1, सेंटर फील्ड B1 दे दिया गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन इट्स एक्सिस एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस r पर एक्सिस वाले पॉइंट पर फील्ड को B2 बोला गया है। फिर क्या फाइंड करना? B1/B2 फाइंड करना। इट मीन्स सेंटर का फील्ड एंड r डिस्टेंस का फील्ड दोनों का रेशो फाइंड करना है। इसके लिए तो आप एक्सेल वाला जो फॉर्मूला होता है वो काम में ले लेंगे। करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पर जो फील्ड का रिलेशन है वो काम में लिया जाएगा। Bx इज इक्वल टू B0/1 प्लस x² की पावर 3/2। इसमें x की जगह r पुट कर देंगे और सॉल्व करके रिलेशन जिस ढंग से रेशो पूछा गया, इस बात का ध्यान रखें कि B1/B2 बोला या B2/B1 बोला है, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व हमें करना है। B1 सेंटर का फील्ड है और B2 r डिस्टेंस का फील्ड है। देखिए यहाँ पर ये काम किया है, एक्सिस वाला रिलेशन हमने काम में लिया है, x की जगह r पुट कर दिया, तो ये 1 और ये भी 1 हो गया, 1 + 1 2, 2 की पावर 3/2, तो 2 की पावर 3/2 यहाँ आ गया। हमें B1/B2 फाइंड करना है, तो B1/B2 इस तरह से 2√2:1 आंसर आ जाता है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है ये मेनली ACL पर बेस्ड है। अब तक के जो क्वेश्चन की बात हम कर रहे थे उसमें बाई-साउट लॉ का रोल था, अब यहाँ पर ACL पर बेस्ड क्वेश्चन है। सॉलिड करंट कैरिंग वायर की बात हो रही है, और सॉलिड करंट कैरिंग वायर पर बेस्ड क्वेश्चन नीट में कई बार आए हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन JEE मेंस के अंदर भी आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो बोला गया है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है और इसमें क्रॉस सेक्शन दिया हुआ, रेडियस उसका A है, क्रॉस सेक्शन का, करंट I फ्लो हो रही है, और पूछा गया है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर, वायर का जो क्रॉस सेक्शन का सेंटर है वहां से डिस्टेंस बताना है। वेयर मैग्नेटिक फील्ड, वो डिस्टेंस इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड। तो वायर का जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल होता है हमें पता हो सरफेस पे होता है, सरफेस पे μ0I/2π कैपिटल R। क्योंकि हमें पता है कि जब किसी करंट कैरिंग वायर की हम बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टेंस के साथ अगर वेरी किया जाए, उसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए, तो आप जानते होंगे ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसा ग्राफ हमें मिलता है। अंदर के रीजन में लीनियर वेरिएशन होता है और बाहर हाइपरबोलिक वेरिएशन होता है। तो मैक्सिमम फील्ड यहाँ कहीं होता है, यानी कि ये R जो R होता है, यहाँ पर मैक्सिमम फील्ड होता है सरफेस पर। तो इसका हाफ अंदर भी पॉसिबल है और बाहर भी पॉसिबल है, दोनों जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इसका हाफ पॉसिबल है। तो दोनों डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कहाँ से फाइंड करना है? सेंटर से फाइंड करना है। और जो भी फॉर्मूला हम काम में लेते हैं उनमें डिस्टेंस हमेशा सेंटर यानी कि एक्सिस ऑफ वायर से ही काम में लिया जाता है। तो काम करना क्या है, जब अंदर वाले पॉइंट का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम का हाफ है, तो अंदर वाला रिलेशन काम में लेंगे, μ0I/2π कैपिटल R², उसको मैक्सिमम फील्ड का हाफ के बराबर कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये काम कर रखा अपन ने कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड तो ये होता है μ0I/2π A जहाँ पर रेडियस इसलिए A की फॉर्म में लिखा है, इसका हाफ करना है, तो ये मैक्सिमम फील्ड का हाफ है। इसके बराबर इनसाइड में कहाँ फील्ड होगा पहले ये फाइंड करना है, तो ये इनसाइड का फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, इसको इसके बराबर कर दिया, सॉल्व करने पर R = A/2 आ गया। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड मिल गया हमें, सॉरी डिस्टेंस हमें फाइंड हो गया R/2 के बराबर। तो ये इनसाइड डिस्टेंस मिला है, एक्सिस से जो क्रॉस सेक्शन का सेंटर है उससे इनसाइड पॉइंट का डिस्टेंस है ये
a/2 के बराबर, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर का हाफ होगा। लेकिन दूसरी बात एक और आ रही है कि आउटसाइड भी ऐसा पॉसिबल है, तो वहां के लिए भी चेक करना। तो करना क्या पड़ेगा कि ये जो मैक्सिमम का हाफ है, ये आउटसाइड वाले फील्ड का जो रिलेशन हम जानते हैं उसके इक्वल करना। तो ये आउटसाइड का रिलेशन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है, उसके इक्वल किया, सोल्व किया, r इक्वल टू 2 आ गया। इस तरह से हम दोनों डिस्टेंस को फाइंड कर पा रहे हैं और आंसर करेक्ट है 2। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन में सोलोनॉइड की बात की गई है। क्वेश्चन ने बोल दिया है टाइटली एंड क्लोजली बाउंड लॉन्ग सोलोनॉइड है, एक कॉपर वायर से बनाया गया है, कॉपर वायर का डायमीटर d हमें दिया गया है, करंट उसमें अगर I है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पर क्या होगा ये बताना। तो वैसे सिंपल सी बात ये है कि इनसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई या म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई हम कह देते हैं। सही बात है, लॉन्ग सोलोनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ये ऐसे लिखा जाता है। और जनरली इसको जैसे देखते हैं बात माइंड में आती भी है, और कई लोग इस बात को जानते भी हैं, सर सोलोनॉइड का जो लॉन्ग सोलोनॉइड होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पॉइंट को जब हम स्टडी करते हैं तो वो तो डायमीटर पर डिपेंड नहीं करता। किसका डायमीटर? सोलोनॉइड का क्रॉस सेक्शन वाला डायमीटर है, उस पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन डायमीटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर वायर का डायमीटर की बात हो रही है। तो वायर का डायमीटर का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा उसको एक डायग्राम की हेल्प से जरा समझते हैं। यहाँ पर अपन देखिए, यहाँ पर ये मैंने सोलोनॉइड का डायग्राम बना रखा है। इसमें क्वेश्चन ने पहले बोल दिया कि सभी टर्न पास पास हैं, भले ही डायग्राम में थोड़ा वायर में गैप नजर आ रहा हो सिंप्लिसिटी के लिए, इजीनेस के लिए, लेकिन वास्तव में सभी टर्न पास पास हैं। तो हर एक का थिकनेस d के बराबर है। जैसे यहाँ पर ये हमने बता रखा है, क्रॉस सेक्शन बता रखा वायर का, मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये करंट जा रही है। तो जो वायर का डायमीटर है ये d के बराबर है, ये डिस्टेंस भी d के बराबर, ये डिस्टेंस भी d के बराबर है। तो हर एक डिस्टेंस जब यहाँ पर d के बराबर है और सभी वायर पास पास, मतलब कहते हो कि एक वायर ये d डिस्टेंस पर, दूसरा भी d डिस्टेंस पर है, ये भी d डिस्टेंस पर है, आपस में सेपरेशन, मतलब जो हर एक का थिकनेस है d होने की वजह से। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ के बारे में बात करना चाहें, d कितना d, n टर्न है तो n d के बराबर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ सोलोनॉइड L इज इक्वल टू n इंटू डी हम कह सकते हैं। n जहां पर नंबर ऑफ टर्न सोलोनॉइड में है और d एक वायर का डायमीटर है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस L है n इंटू डी के बराबर हो जाएगा। तो बस L इक्वल टू n इंटू डी से हमें पता लग गया n बाई एल के बारे में। और जैसे n बाई एल यानी कि टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमें पता चला है, आराम से लॉन्ग सोलोनॉइड का जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है इसमें n बाई एल की जगह पर हम 1 बाई डी पुट करेंगे तो रिलेशन आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन डी। तो डायमीटर की फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। डायमीटर कौन सा? वायर का डायमीटर। तो इस तरह से आंसर आ जाता है नंबर 3। अगला क्वेश्चन में बात की जा रही है मूविंग चार्ज से रिलेटेड, यानी कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें दे दिया जाता है कहीं पर। तो मेनली चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है ना, तो इसमें एक तो रिलेशन की अगर बात करें शॉर्ट में, एफ एम इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी की बात की जाती है। पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं, थीटा 0, 90, 180 या अदर एंगल, तो अलग अलग पाथ की पॉसिबिलिटी बनती है। तो उसी पर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन है। जैसे इसमें पूछा गया है कि चार्ज क्यू है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया गया है। पहला ए वाले में ओनली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए, इट मीन्स कि ओनली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही अगर पार्टिकल मूव करता है, उसको छोड़ा जाता है, तो वहां पर उसके पाथ की क्या पॉसिबिलिटी बनती है ये चेक करना है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन कर दिया मैंने, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। पार्टिकल को रेस्ट में अगर रिलीज कर देते हैं तो इधर की ओर फोर्स लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर, तो स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल चलेगा। अगर पार्टिकल को सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन प्रोजेक्ट करते हैं तब भी हम जानते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। लेकिन अगर इस पार्टिकल को किसी अदर डायरेक्शन में, यानी कि न तो फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें ना अपोजिट डायरेक्शन में, किसी अदर एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो पैराबोलिक पाथ बनता है। यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला ये पाथ बन सकता है। दूसरा आता है ओनली यूनिफॉर्म बी, केवल बी को ही कंसिडर करना और कुछ भी कंसिडर नहीं करना। चार्ज पार्टिकल उसमें जब प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, पार्टिकल को मूव करने की जब बात आ रही ऐसा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, थीटा 0 पर, 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं पार्टिकल को, या अदर एंगल पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में।
तो जब थीटा 0 या 180 पर प्रोजेक्ट करते हैं पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में, हम जानते हैं कि उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। 90 डिग्री पर जब प्रोजेक्ट करते हैं तो हम जानते हैं उसका पाथ सर्कुलर होता है। इनके अलावा अदर एंगल पर जब प्रोजेक्ट करते हैं तो पाथ कैसा होता है? हेलिकल पाथ होता है, हेलिक्स बनाता है, यानी कि पैराबोला नहीं बनेगा। P, R एंड S, तो ये फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही हमें ये नजर आ रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बेस्ट होगा यहाँ पर। इसका हिंदी वाला फॉर्म भी यहाँ पर आगे मेंशन कर रखा हमने, और फिर ये सॉल्यूशन की फॉर्म में वही है जो मैं समझा चुका हूँ। आंसर फर्स्ट करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी मूविंग चार्ज पर ही बेस्ड है। ऐसा क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है, 1-2 बार क्वेश्चन ऐसे आए हुए एग्जाम के अंदर। देखिए इसमें क्या बोला है कि एक प्रोटॉन के बारे में पहले बोला गया कि प्रोटॉन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड बोला है। और यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स का मीनिंग क्या हुआ कि फील्ड तो यूनिफॉर्म है ही, ट्रांसवर्स मतलब हो गया है कि V वेक्टर परपेंडिकुलर B वेक्टर, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। और जब कंडीशन इस तरह की होती है तो पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में मूव कर सकता है। तो यहां पर कुल मिलाकर के सर्कुलर ट्रैक में जब पार्टिकल मूव करता है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पार्टिकल कर रहा होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं सर्कुलर मोशन के। रेडियस है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, काइनेटिक एनर्जी है। इनके रिलेशन अगर हमें याद होते हैं तो क्वेश्चन सोल्व करना आसान होता है। तो यहां पर उस पार्टिकल को लिए जो कि यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है। तो काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से अगर बात करें अपन, तो काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता है, जिसे हम E से भी लिख देते हैं कई बार, Q² B² R² अपॉन 2m, ऐसे लिखा जाता है काइनेटिक एनर्जी को। तो यहां पर क्या है कि पहले प्रोटॉन है तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी कुछ वैल्यू दे दिया गया है। फिर बाद में कौन है? अल्फा पार्टिकल है, उसके लिए एनर्जी हमसे पूछा गया है। तो डिफरेंस क्या जरा देखें ना, कि पार्टिकल चेंज किया, प्रोटॉन से अल्फा कर दिया, तो चार्ज में कितना चेंज आएगा? चार्ज क्या होगा? डबल हो गया, 4 टाइम चार्ज डबल हुआ है। तो यहाँ Q² में 2 यहाँ लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 वाला फैक्टर आगे आ जाएगा। अल्फा का मास प्रोटॉन का 4 टाइम होता है, तो यहाँ 4 वाला फैक्टर साथ में आ जाएगा। ऊपर भी 4 एक्स्ट्रा आएगा, नीचे भी 4 एक्स्ट्रा आएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी। तो ये आगे मेंशन कर रखा हमने, Q² B² अपॉन 2m वाला रिलेशन काम में लिया है, बाकी पैरामीटर सेम है। सॉल्व करने से पता लग रहा है कि सेम ही रहेगी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की। अगला क्वेश्चन में पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जो प्रोजेक्ट किया उसकी वेलोसिटी दे दी गई है कि ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड बता रखा है I डायरेक्शन, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, ये B0 है, तो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट यहां पर पॉसिबल है, एक तो सेम डायरेक्शन ऑफ फील्ड में और एक परपेंडिकुलर टू फील्ड। ये फील्ड के डायरेक्शन में फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो हम जानते हैं कि पार्टिकल हेलिकल मोशन करता है। क्वेश्चन ने डायरेक्ट नहीं बोला हेलिकल मोशन के बारे में, लेकिन ये देख के पता लग रहा है। और क्या दिया है कि टाइम पीरियड 5 सेकंड है, तो रेडियस फाइंड करना है। तो इस कंडीशन में जब पार्टिकल हेलिकल पाथ में मूव करता है, रेडियस R इक्वल टू mv परपेंडिकुलर अपॉन QB, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहां पर mv परपेंडिकुलर की अगर बात की जाए तो v परपेंडिकुलर मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट वो चाहिए हमें, तो वो तो पता ही है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या I है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा J वाला, जो कि 2 वैल्यूज का है। तो ये हमें डायरेक्टली गिवन है, 2 इसका वैल्यू हमें यहाँ पर पता है। अब बचा क्या? m/QB हमें और मिल जाए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया ना, टाइम पीरियड दिया गया। और टाइम पीरियड के बारे में हम जानते हैं कि t इज इक्वल टू होता है 2πm/QB, ये होता है t इज इक्वल टू। तो यहां से m/QB का वैल्यू मिल जाएगा, t का वैल्यू पुट करके उस m/QB को इसमें पुट करेंगे, v यहां से पुट कर देंगे, सोल्व करने से आंसर आ जाएगा। देखते हैं जरा आगे, ये कर रखा है, ये m/QB चाहिए हमें, तो यहां से m/QB को फाइंड करके पुट करके सोल्व करने से आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन भी मूविंग चार्ज पर ही बेस्ड है। इस क्वेश्चन में ये 2 बाउंड्री बना रखी है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, D का वैल्यू 1.5 दिया हुआ है,
SI सिस्टम में ही है डेटा है, ये मीटर में ही है क्योंकि बाकी सभी डेटा भी यहाँ पर SI में है, इसको भी हम SI में कंसिडर करेंगे, मतलब दिया जाएगा यहाँ पर ये मीटर में दिया जाएगा, 1.5 मीटर डेटा है डिस्टेंस है फील्ड का। अब पार्टिकल को फील्ड की बाउंड्री के साथ 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया है। क्या पूछा है कि फाइंड डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल डायरेक्शन। कब? जब फील्ड से बाहर निकलेगा तब। दो पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पर कि या तो पार्टिकल फील्ड से बाहर कुछ इस तरह से आ जाए या फिर पार्टिकल फील्ड से बाहर ऐसे जाकर के बाहर निकले। तो ये फर्स्ट वाली जो कंडीशन है और सेकंड वाली कंडीशन के बारे में पता कैसे लगेगा हमें? रेडियस फाइंड करने से पता लगेगा। और रेडियस का फॉर्मूला हम जानते हैं कि R = mv/qb होता है। इससे पहले रेडियस फाइंड करेंगे, डेटा सारा गिवन है mv qb वगैरह। जैसे रेडियस सॉल्व करते हैं, अगर रेडियस इस d 1.5 मीटर से कम मिलता है तो सेमी सर्कल बन जाएगा, अगर d 1.5 से ज्यादा आता है तो सेमी सर्कल नहीं बनेगा। लेकिन जैसे डेटा पुट करते हैं यहाँ पर ये 1.5 से कम ही आ रहा है, इसलिए कंफर्म है कि सेमी सर्कल बनेगा और पार्टिकल का डिफ्लेक्शन इनिशियल डायरेक्शन से कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये फर्स्ट आंसर इसमें आएगा। अभी पूरा सॉल्व करके देखते हैं इसको। अच्छा, इसमें एक बात और, ये mv/qb ही को यहाँ पर काम में लिया, रेडियस के तो अलग अलग रिलेशन और भी है क्योंकि वेलोसिटी का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया होता मोमेंटम का तो मोमेंटम वाला फॉर्म काम में ले सकते थे हम चाहें तो, अगर आपको रिलेशन पता है तो उस ढंग सोच सकते हैं अपन। तो v गिवन है तो v वाला फॉर्म काम में लेकर के हम इजीली रेडियस को फाइंड कर पा रहे हैं। तो देखिए रेडियस सॉल्व करने के लिए क्या किया गया है, ये वैल्यू पुट कर दिया सभी का। 1 मीटर आया रेडियस और 1 मीटर आया तो हमें पता लग गया कि रेडियस r <d है, सेमी सर्कल बनाएगा, डिफ्लेक्शन 180 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, उसी का बी पार्ट है ये। इसमें पूछा गया है कि अबव क्वेश्चन में इन व्हाट डायरेक्शन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अप्लाइड सो दैट पार्टिकल में रिमेन अनडिफ्लेक्ट। क्योंकि यहां क्या देख रहे हैं अपन कि पार्टिकल ये डिफ्लेक्ट हो गया 180 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या चाहता है कि पार्टिकल सीधा चला जाए, इस रीजन में डिफ्लेक्ट ना हो, जैसे ये इधर मुड़ गया या इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो सीधा चले, स्ट्रेट लाइन पे चले, डिफ्लेक्ट ना हो। तो ये जैसे पार्टिकल फील्ड में एंटर करेगा, ये तो वेलोसिटी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वाला है, फोर्स ऊपर लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ये रहेगा इस पर। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर मिल रहा है हमें, इस मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन के हिसाब से अगर बात करें अपन तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई हम कर रहे हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपोजिट डायरेक्शन फोर्स जब लग जाएगा तो फिर अनडिफ्लेक्ट रह सकता है जब दोनों फोर्स का वैल्यू बराबर भी हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फोर्स किधर चाहिए, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे अप्लाई हो, ऐसा हम चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे अप्लाई से मतलब ये मेंशन कर रखा है एक्स वाई जेड, तो ये डायरेक्शन तो एक्स है, ये डायरेक्शन वाई है, ये क्या रहेगा -y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। जैसा कि हमने बता भी रखा आगे सॉल्यूशन में इसमें कि पहले तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फाइंड कर लिया, प्लस जे के आ रहा है और उसके इक्वल अपोजिट, मतलब फोर्स का वैल्यू इक्वल होना चाहिए अपोजिट, तो डायरेक्शन पूछा ओनली हमसे, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन माइनस जे के आ जाएगा, इसलिए आंसर आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में करंट कैरिंग वायर दे रखा है, एक्स मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है इस वायर पर। तो वायर पर जब मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना चाहते हैं अपन तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो दिया गया वो किस तरह का, यूनिफॉर्म फील्ड है, कैसा है। तो ये फील्ड तो यूनिफॉर्म ही है, 4 इसका वैल्यू है, डायरेक्शन आई के पे है, ए की वैल्यू ए की डायरेक्शन। तो वैसे अगर हमें डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की फॉर्म में दिया होता है और यूनिफॉर्म फील्ड है तो BIL sin थीटा, बिल साइन थीटा हम लगाते हैं यूनिफॉर्म फील्ड कंडीशन में। लेकिन यहाँ पर डेटा वेक्टर फॉर्म में दिया हो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह का, तो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू IL क्रॉस बी, ये भी जो वेक्टर फॉर्म में काम में लेंगे। और जब IL क्रॉस बी हम काम में लेंगे ना तो पहले L वेक्टर चाहिए, दोनों वायर के दोनों एंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें फाइंड करना होता है। पहला एंड ये इनिशियल इसे कहेंगे, फाइनल इसको कहेंगे। इनिशियल से मतलब जहाँ करंट एंटर कर रही होती है और जहाँ तक जारी होती है वो फाइनल होता है। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। सबसे पहला काम क्या, L वेक्टर को फाइंड करना। L वेक्टर फाइंड कैसे किया जाएगा, L वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है, यानी कि 6 - 4 2 आ गया आई कैप, 7 - 5 2 आ गया जे कैप। तो काम क्या है, L वेक्टर फाइंड करो और मैग्नेटिक फोर्स का जो रिलेशन है हमारा FM वेक्टर इज इक्वल टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इसे हमें अप्लाई कर देना है। L वेक्टर आई जाएगा इन दोनों डेटा से, ये भी मीटर में ही है डेटा यहाँ पर,
और बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में मेंशन कर रखा है। देखिए जरा इसमें ये रिलेशन काम में लेना था हमें। पहले एल वेक्टर फाइंड कर लिया गया है। जैसे एल वेक्टर फाइंड किया तो मैग्नेटिक फोर्स हमें मिल जाता है 40 - k न्यूटन। फर्स्ट आंसर। एक और क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन में लूप नजर आ रहा है। क्वेश्चन ने बोला है स्क्वायर साइड 2 मीटर का दिया हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये भी बोल दिया है, और 2 टेस्ला उसका वैल्यू है, करंट दे दिया गया है। तो इस लूप पर मैग्नेटिक फोर्स बताना है। वैसे अगर ये लूप कुछ इस तरह का होता, जैसे इसमें करंट ऐसे जा रही होती, ऐसे ऐसे, और यूनिफॉर्म फील्ड में अगर ये होता, तो जरा सोच के बताइए इस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या आता। तो जैसे अगर एक ही साइंस में करंट होती तो एल वेक्टर का वैल्यू 0 हो जाता, यानी कि इफेक्टिव लेंथ 0 हो जाता, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होता। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। ये पार्ट में डायरेक्शन अलग है, इस पार्ट में डायरेक्शन अलग है। तो इस पूरे लूप पर मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करने के लिए दोनों पार्ट पर अलग अलग थिंक करना पड़ेगा हमें। और जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है कोई भी वायर या लूप, तो डिस्प्लेसमेंट पहले चेक करना पड़ता है, इफेक्टिव लेंथ को देखना होता है। तो इस ए सी डी पार्ट के लिए इफेक्टिव लेंथ इधर आएगा ए से डी की ओर, ऐसे ही ए ई डी के लिए भी इधर की ओर है। दोनों के लिए इफेक्टिव लेंथ इधर की ओर ही रहेगा, जिसे हम एल वेक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन वो 2 बार मेंशन करना पड़ेगा। तो दोनों के लिए, मतलब पहले चलो एक के लिए सोल्व कर लेता हूं हम, ए ई डी के लिए, सॉरी ए सी डी के लिए। तो ये तो एल वेक्टर हो गया, फील्ड अंदर है, इधर फोर्स लगेगा। इसी तरह से ए ई डी के लिए भी एल वेक्टर ये, फील्ड ये, फोर्स इधर। दोनों के लिए एल वेक्टर का वैल्यू सेम है, फोर्स का डायरेक्शन सेम, फोर्स का वैल्यू भी सेम। तो क्यों ना किसी एक पर फोर्स को फाइंड करके उसको डबल कर दिया जाए। यही काम करने वाले हैं यहां पर हम। फोर्स ऑन एसीडी इक्वल टू फोर्स ऑन एईडी, तो दोनों पर ही फोर्स का वैल्यू बराबर आना है। तो किसी एक पर फोर्स फाइंड करके डबल करने की बात आ गई है। बी आई एल साइन थीटा काम में ले रहे हैं इसमें। बी का वैल्यू गिवन, आई गिवन है, एल ये आएगा 2√2। 2√2 क्यों आ गया? क्योंकि ये हमें 2 गिवन है और ये भी 2 गिवन है। तो ये चाहिए डिस्टेंस हमें यहाँ से यहाँ तक का जो मैग्नीट्यूड होगा। तो जब इसको हमें फाइंड करना है तो इजीली फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये होगा 2√2 के बराबर। तो 2√2 पुट करके सॉल्व करने पर आंसर आ जाता है। और जैसे थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ मैं कि दोनों पर ही फोर्स का डायरेक्शन, क्योंकि ये तो एल वेक्टर हो गया, ये बी है, फोर्स इधर आएगा, ई टू सी, ई से सी की ओर फोर्स का डायरेक्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें बोला गया है कि एक वायर है, फ्री वायर, वो दूसरे फिक्स्ड वायर से बैलेंस हो रहा है। अब किसी एक वायर में करंट को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो उस फ्री वायर का एक्सेलरेशन क्या होगा? जैसे डायग्राम से पहले मेंशन कर दिया हमने। क्वेश्चन का डिमांड ये है कि अगर वायर बी इक्विलिब्रियम में है तो इस ए वाले वायर की वजह से तो दोनों I1 I2 में से किसी एक को अगर रिवर्स कर दें तो फिर इस फ्री वायर बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो काफी आसान काम है। अच्छा, यहाँ पर जो ये वायर है ना, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा भी नीचे शिफ्ट करके छोड़ देंगे हम, तो जैसे ही नीचे शिफ्ट करेंगे तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। जैसे दूर ले जाएंगे ये फोर्स कम, ये उतना ही रहेगा, तो नेट फोर्स नीचे लग जाएगा, नीचे चला जाएगा, वापस लौट के नहीं आएगा। तो फिलहाल ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ऐसे बात हम कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन इतना पूछा नहीं है हमसे। क्वेश्चन ने इतनी सी बात की, अगर ये वायर इक्विलिब्रियम में है, करंट को रिवर्स करने से एक्सेलरेशन बताना हमें। तो देखिए, ये अगर इक्विलिब्रियम में है ना, तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा। पहली बात तो ये कि जितना Fm है उसके बराबरी mg है, यानी को जितना mg फोर्स वेट वाला है उसके बराबरी Fm इस पर लग रहा है, तभी तो इक्विलिब्रियम में है ये। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि किसी एक को रिवर्स करें। अच्छा, एक बात और देखते हैं कि दोनों करंट का डायरेक्शन सेम होने की वजह से ही अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, क्योंकि पैरेलल करंट है, दोनों में डायरेक्शन सेम है, तभी अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अब किसी एक को जैसे ही रिवर्स करेंगे तो उनके बीच में रिपल्शन फोर्स आ जाएगा। ये मैग्नेटिक फोर्स जो ऊपर लग रहा है ये नीचे बन जाएगा, यानी कि दोनों फोर्स का वैल्यू तो बराबर है, नीचे mg ऊपर mg, नेट फोर्स 0 था, अब ऊपर जो mg वैल्यू का था वो भी नीचे आ जाएगा, तो mg 2mg फोर्स बन जाएगा वायर पर। तो जैसे ही वायर पर नेट फोर्स पता लगा, नेट फोर्स अपॉन मास से एक्सेलरेशन आ जाएगा। देखते हैं, सपोज I2 को रिवर्स कर दिया तो ये Fm नीचे आ गया, इसका वैल्यू भी mg के बराबर है। नेट फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, नेट फोर्स अपॉन मास।
तो नेट फोर्स mg प्लस fm, और ये fm का वैल्यू भी mg के बराबर ही है, 2mg/m से आंसर आ गया 2g। और डाउनवर्ड ये इसी इंस्टेंट पे बताना होता है हमें, जैसे करंट को रिवर्स किया उसी टाइम पर एक्सप्रेशन पूछा जाता है। आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन में एक करंट कैरिंग लूप हमें दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा डायग्राम के अकॉर्डिंग, वैल्यू दे दिया 2 टेस्ला, तो एक सर्टेन डायरेक्शन दे दिया है ये फील्ड का और वैल्यू दे दिया है, मतलब यूनिफॉर्म फील्ड है। वायर का रेडियस दे दिया है, करंट दिया है, टॉर्क ऑन लूप पूछा गया है। तो टॉर्क के बारे में तो हम जानते हैं एम बी साइन थीटा, या करंट कैरिंग लूप की फॉर्म में है तो बिना साइन थीटा भी कह सकते हैं, हालांकि नंबर ऑफ टर्न यहाँ पर 1 ही है। तो एक तो उस कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं कि बिना साइन थीटा में एन का वैल्यू 1 हो गया, बी हमें गिवन, आई गिवन, और एरिया पाई आर स्क्वायर पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। कुछ को इसमें डाउट आ सकता है, सर ये एंगल 90 कैसे आ गया? तो एंगल किसके बीच होता है? एम वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच होता है एंगल ये। तो जरा फिर देख लेते हैं एंगल कैसे निकाला हमने ये। यहां पर ये जो बोर्ड का प्लेन है, उस बोर्ड के प्लेन में लूप रखा हुआ है, और एम का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट में फिंगर्स कर्ल करे तो हम बाहर की ओर आ जाएगा। तो ये तो आ गया एम का डायरेक्शन, और बी किधर है? बोर्ड के अलोंग ही है, तो एम और बी के बीच एंगल आ गया 90 डिग्री। तो इस तरह से एंगल 90 आ गया था, और ये सॉल्व करने के बाद टॉर्क तो मिल गया हमें। इसके बाद देखिए एक और बात पूछी इसमें कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर 90 डिग्री रोटेशन ऑफ लूप अबाउट इट्स सेल्फ एक्सिस, यानी कि इस लूप को सेल्फ एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री रोटेट कर, मतलब ऐसे रोटेट करना लूप को, मतलब लूप का ऐसे रोटेशन नहीं है, क्योंकि अगर ये लूप है और ये ऐसे है एरिया वेक्टर बाहर, तो एरिया वेक्टर बाहर ही बना रहेगा। कब? जब सेल्फ एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तब। तो आप 90 से रोटेट करें, चाहे 60 या 180, एम का डायरेक्शन तो बाहर ही है, बी बोर्ड के अलोंग ही है, एंगल 90 बना रहेगा। और वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं, W = mb cos θ माइनस cos θ2। तो उसके हिसाब से हम बात कर सकते हैं कि दोनों बार एंगल 90 है, तो वर्क डन 0 ही रहेगा। अगला क्वेश्चन में 3 डायग्राम बता रखे हैं, करंट कैरिंग लूप के ओरिएंटेशन बता रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, हर जगह बी का डायरेक्शन बता रखा है, यूनिफॉर्म फील्ड। पूछा क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम और टॉर्क ऑन लूप इज मैक्सिमम के बारे में बात की जा रही है, कि कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और कौन सा ओरिएंटेशन में जो लूप है वो मैक्सिमम टॉर्क वाली कंडीशन में है। देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम का पता करने के लिए या अनस्टेबल पता करने के लिए हमें एम एंड बी वेक्टर, एम वेक्टर बी वेक्टर के बीच एंगल देखना होता है। तो बी का डायरेक्शन तो बता ही रखा है, एम वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट में फिंगर्स को कर्ल करते हैं। तो यहाँ पर फिंगर्स को कर्ल किया मैंने, एम वेक्टर ऊपर की ओर आ जाएगा, ये आ गया एम का डायरेक्शन। इसमें थीटा कितना आ गया? 0 डिग्री। यहाँ देखिए ये करंट ऐसे है, थंब इधर जाएगा, यानी कि y के जस्ट अपोजिट, मतलब -y में जाएगा m का डायरेक्शन। इसमें जरा देखते हैं, करंट ये, थंब नीचे की ओर जाएगा, तो इसमें m का डायरेक्शन ये आ जाएगा। यहाँ m और b के बीच एंगल 0, यहाँ 90, यहाँ 180। इससे पता लग रहा है आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नो इक्विलिब्रियम। यहाँ टॉर्क कितना है? 0। यहाँ टॉर्क 0, क्योंकि टॉर्क क्या होता है? mb sin थीटा, थीटा यहाँ 0 है, यहाँ 180 है, दोनों कंडीशन में टॉर्क 0 है। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? जब एंगल 90 होगा एम एंड बी के बीच। तो इस तरह से मैक्सिमम टॉर्क वाली कंडीशन होगी, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन बन गई। तो ए एंड बी, ए स्टेबल इक्विलिब्रियम और बी टॉर्क मैक्सिमम वाली कंडीशन। ये हिंदी में, और इसका सॉल्यूशन भी मेंशन कर रखा हमने। अगला क्वेश्चन की बात आ रही है, इसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जिक्र हो रहा है, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, ट्रू फॉल्स वगैरह चेक करना है। सबसे पहला हमें दिया है टॉर्शनल कांस्टेंट इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज डायमेंशन। हम जानते हैं टॉ इज इक्वल टू सी थीटा होता है। इस सी के बारे में बात की जा रही है, तो सी का डायमेंशन फॉर्मूला की अगर बात की जाए, थीटा का तो डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं, जो टॉर्क का होगा वही सी का होगा, ऐसे हम सोच सकते हैं। तो उस हिसाब से ये वैल्यू मिल जाता है और ये सही आ जाएगा, ये सही है। अगला है इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी may नॉट नेसेसरी इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। वास्तव में सेंसिटिविटी के हिसाब से अगर बात करें, भले वो करंट सेंसिटिव या वोल्टेज सेंसिटिव हो, यहाँ देखिए आप CS के लिए तो ये लिखा जाता है, और VS के लिए भी हम कह सकते हैं कि CS/R। तो यहाँ पर एक बात देखने से पता हमें लग रही है कि जैसे अगर हम B को बढ़ाते हैं तो B यहाँ बढ़ेगा, तो CS बढ़ने से VS बढ़ जाएगा। लेकिन खास कंडीशन की बात आ रही है,
अगर हम नंबर ऑफ टर्न बढ़ा करके CS को बढ़ाते हैं तो ठीक है, टर्न आपने डबल किए CS डबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने टर्न डबल करके VS बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, ओनली टर्न डबल करके, तो क्या हो रहा है कि जैसे हम टर्न डबल करेंगे इस फॉर्मूले में यहाँ पर रेजिस्टेंस भी आ रहा है। टर्न डबल करेंगे मतलब बाकी और कुछ चेंज नहीं कर रहे, न B को, न A को, न C को। तो टर्न जैसे ही डबल करेंगे वायर की लेंथ ज़्यादा लेनी पड़ेगी, लेंथ भी डबल हो जाएगी और रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो टर्न डबल करने से रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो टर्न डबल करने से करंट सेंसिटिविटी तो डबल हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये इंक्रीज नहीं हो रहा उस कंडीशन में। तो इसलिए तो वहाँ स्टेटमेंट दिया गया है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि CS को बढ़ाया जाए और VS ना बढ़े। यस, इस कंडीशन में पॉसिबल है। तो इसी तरह के वहाँ पर ऑप्शन है, वो इस लॉजिक से बड़े आराम से आप समझ करके सोल्व कर सकते हैं। बाकी जैसे कि एक स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे सब में सिंपल है, तो आप पढ़ें, खुद समझे, इसको सोल्व करें। अगला यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ रहा है जिसमें बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट M ऐसा बोल दिया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B है, वर्क डन टू रोटेट इन इट फ्रॉम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन टू ओरिएंटेशन टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? जब थीटा 0 डिग्री होता है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? जब थीटा 180 डिग्री होता है। थीटा किसके बीच? M वेक्टर एंड B वेक्टर के बीच की बात हो रही है। तो एक तरीका तो ये हो जाएगा, वर्क डन तो फाइंड करना, W इक्वल टू MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2 पता लग ही गया है, पुट करो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। दूसरी बात, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की जहां तक बात हो रही है, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जो इनिशियल ओरिएंटेशन है उसमें होगा माइनस MB, क्योंकि पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है? माइनस MB cos थीटा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, cos 0 पुट करते आगे माइनस MB, और फाइनल ओरिएंटेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी प्लस MB के बराबर। तो इनिशियल से फाइनल जाना है, वर्क डन बताना है, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, W इज इक्वल टू डेल्टा U, यानी कि U फाइनल माइनस U इनिशियल, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते ही आएगा 2MB। तो दोनों अप्रोच से सोल्व कर सकते हैं, मैंने दोनों बता दी यहाँ पर, जैसा कि आगे सॉल्यूशन भी काम कर रखा है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, वर्क डन निकाला, और दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में एक सर्कल है, उस सर्कल पर कई सारे चार्ज रखे, मतलब चार्ज रखे हैं, हर एक का वैल्यू Q, N चार्ज ये में दे दिया गया है, नंबर ऑफ चार्ज कितना N है, इस पर फिक्स कर रखे हैं। अब इसको रोटेट किया जा रहा है ओमेगा एंगुलर स्पीड से। तो पूछा गया करंट, कि करंट क्या होगी? तो करंट के बारे में जानते हैं ना हम, I इज इक्वल टू टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना है? NQ, और टाइम, तो टाइम को अगर कैपिटल T से लिखे टाइम पीरियड के हिसाब से, तो यहाँ पर ये बन जाएगा NQ, तो टोटल चार्ज है ही है, और 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये हो जाएगा T की जगह, क्योंकि ओमेगा की फॉर्म में लाना है इसलिए ये काम किया है। तो करंट क्या आ गई? NQ ओमेगा अपॉन 2 पाई। देखिए आप इसमें NQ ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये करंट आ गई। कब? जब ये सर्कल को रोटेट किया जा रहा तब। तो मतलब सभी चार्ज सर्कल के साथ साथ मूव कर रहे हैं, चार्ज के मूव करने से तो करंट डेवलप होती है, इसलिए करंट की बात यहाँ पर आ रही है। इसी का अगला पार्ट है बी वाला पार्ट, जिसमें कुछ अलग ढंग से पूछा गया है। यहाँ पर बात की जा रही है कि इस लूप को जब, सर्कल को जब रोटेट किया जा रहा है ओमेगा स्पीड से, तो एक काम और कर लिया कि एक तो छोटा लूप बना दिया गया है जो एनक्लोज कर रहा है इस सर्कल का कुछ पार्ट, और एक बड़ा लूप बना दिया है जो सर्कल का कुछ बड़ा पार्ट एनक्लोज कर रहा है। फिर क्वेश्चन आगे क्या बोला है कि अगर इस ए वाले लूप के लिए करंट IA है, टोटल करंट IA, और बी वाले लूप के लिए टोटल करंट IB है, तो IA माइनस IB क्या होगा ये फाइंड करना है। इट मीन्स पहले हमें IA पता लगाना होगा, फिर IB पता लगाना होगा। IA क्या है? इस लूप से जो एनक्लोज करंट है, कब? जब ये चार्ज, वही सिचुएशन है, वही चार्ज बहुत सारे इस पर, और ये रोटेट हो रहा है, तो इनके रोटेशन से जो करंट होगी वही तो एनक्लोज करंट आई है, और IA तो हम फाइंड कर चुके हैं पहले ही, इससे पहले मैं जो फाइंड किया था वो IA था। लेकिन बी वाले लूप को जरा देखिए, इसमें ऐसा बना सकता हूं डायग्राम में, बी वाले लूप के लिए जब ये रोटेशन होगा ना, तो यहाँ करंट का डायरेक्शन इधर रहेगा और यहाँ करंट का डायरेक्शन इधर रहेगा। एक तो से इक्वेशन ACL पर बेस्ड है, एम्पीयर सर्किट लॉ पर बेस्ड है। एम्पीयर सर्किट लॉ में जानते हैं क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू B नॉट सिग्मा I, सिग्मा I के हिसाब से जब बात करते हैं, क्लोज लूप बनाते हैं,
एक इनकमिंग करंट, एक आउटगोइंग करंट, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ पर ये अगर इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है, तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन दोनों का वैल्यू बराबर ही है इस लूप के लिए, एक इनकमिंग आउटगोइंग दोनों का वैल्यू बराबर, तो आई बी का नेट वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर एक प्लस आई तो एक माइनस आई, नेट वैल्यू 0 किसके लिए? बी वाले लूप के लिए करंट, केवल आई ये बची है। तो देखिए जरा यहाँ पर आई ए का वैल्यू तो वही था जो पहले फाइंड किया था, आई बी 0 है, आई ए माइनस आई बी का वैल्यू ये आ गया। ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल पर बेस्ड क्वेश्चन है, डाया पैरा फेरो जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सीधा सीधा प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी पर बेस्ड ही ऑप्शन को मैच करना है, ये काम आप खुद करेंगे, ये आपके लिए हमने छोड़ा है। अगला क्वेश्चन में इसमें वापस बात की जा रही पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी वो दिया हुआ है हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो अगला टेम्परेचर फाइंड करने को बोला गया है, तो हम जानते हैं कि काई प्रोपोर्शनल 1/T होता है। इस रिलेशन को काम में लेना है, बस ध्यान क्या रखना है, T यहाँ पर टेम्परेचर है, इसे केल्विन में कन्वर्ट करके फिर काम में लेंगे, और जो भी साइन है इस टेम्परेचर का वो प्रॉपर काम में लेना है, और सॉल्व करने से इजीली आंसर हमें मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर केल्विन में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व किया हमने, इस तरह से ये हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन जो आपने अभी देखे हैं, समझे हैं, इनसे आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और जो कोई कमी अगर आपको लग रही होगी थोड़ी बहुत कि आपने कहाँ थोड़ा रिवीजन बाकी है, तो उसको आप इंप्रूव करेंगे। और भी टॉपिक के आगे ऐसे ही आपको वीडियोस क्वेश्चंस वगैरह मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।